वस्तुओं के विषय में। वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो कल अपन ने आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ लिया था। भाई साहब बात नहीं करेंगे, आप न करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे वस्तुएं क्या होती है। कल अपन ने वस्तुओं और सेवाओं में अंतर पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। वस्तुएं इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड्स। वस्तुएं मैंने आपको क्या बताया था बेटे कि वस्तुएं भौतिक होती हैं, इनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। आई बात समझ में? इनके उपभोग और उत्पादन में क्या होता है? समय अंतराल होता है। पहले क्या होता है? इनका उत्पादन होता है, फिर क्या किया जाता है? इनका उपभोग किया जाता है। समस्या क्या? ठीक है, कोई दिक्कत? और तो वस्तुएं मैंने बताई भौतिक होती हैं, इनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। आपकी वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं, एक को बोलते हैं बेटा जी उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं। दूसरी वस्तु को बोलते हैं बेटा जी उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स। तो दो प्रकार की वस्तुएं होती है, एक होती है उपभोक्ता वस्तुएं और एक होती है उत्पादक वस्तुएं। क्या होती है उपभोक्ता वस्तुएं? उपभोक्ता वस्तुओं का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता के द्वारा उपभोग की जाती हैं। अब जरा ध्यान सुनिए बात। उपभोक्ता मतलब यदि किसी वस्तु के आप उत्पादक नहीं तो आप उपभोक्ता तो नहीं। उपभोक्ता हर व्यक्ति होता है। आई बात समझ में? यदि आप किसी व्यक्ति की वस्तु का उत्पादन नहीं करते तो आप क्या उपभोक्ता हैं। यदि आपने कुछ भी खरीदा, बाजार से कुछ भी खरीदा, तो आप क्या उपभोक्ता हैं। आई बात समझ में? फर्नीचर खरीद रहे हैं तो भी आप उपभोक्ता। क्लियर हो गई बात? आप पेन खरीद रहे हैं तब भी आप उपभोक्ता। यदि आप उत्पादक नहीं उस चीज के तो आप क्या माने जाएंगे? उपभोक्ता। आपने दूध खरीदा तब भी क्या है? आप उपभोक्ता। आई बात समझ में? तो उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता के द्वारा अंतिम रूप से उपभोग की जाती है। क्लियर? क्या बोलते हैं? उपभोक्ता वस्तुएं। क्लियर हो गई बात? उत्पादक वस्तुएं क्या होती हैं? उत्पादक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उत्पादक के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। उत्पादक के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अब उसे क्या बोलते हो? अपन उत्पादक वस्तुएं, प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। आई बात समझ में? जो क्या करता है? प्रोड्यूसर किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग करता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? उत्पादक वस्तुएं। तो उत्पादक वस्तुओं में दो प्रकार की होती हैं। उत्पादक वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, एक को बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स। एक को बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं और दूसरे को बोलते हैं बेटा जी पूंजीगत वस्तुएं। क्या बोलते हैं? पूंजीगत वस्तुएं। इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स। तो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं और कौन सी वस्तुएं होती हैं? पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। उत्पाद उपभोक्ता वस्तुओं की कई कैटेगरी होती है। उपभोक्ता वस्तुओं की कई कैटेगरी होती है। कई कैटेगरी में क्या होती है? कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो लंबे समय तक उपयोग की जाती है। आई बात समझ में? कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसका उपयोग लंबे समय तक किया जाता है। किसके द्वारा? उत्पादक के द्वारा। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उत्पादक के द्वारा लंबे समय तक उपयोग की जाती है। अब कुछ एक बार उपयोग करने के बाद क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो इसमें दो प्रकार की वस्तुएं सामान्यतः आती हैं। दो प्रकार की वस्तुएं कौन कौन सी आती है? एक को बोलते हैं टिकाऊ वस्तुएं। क्या बोलते हैं? टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं। एक को बोलते हैं बेटा गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तुएं।
गैर टिकाऊ वस्तुएं, इसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या? टिकाऊ वस्तु को ड्यूरेबल गुड्स या नॉन ड्यूरेबल गुड्स? टिकाऊ को ड्यूरेबल। ओके, ड्यूरेबल गुड्स, तो इसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स, इसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, दो प्रकार की वस्तुएं होती है, एक होती है टिकाऊ वस्तुएं और दूसरी होती है गैर टिकाऊ वस्तुएं। आई बात समझ में? तो उपभोक्ता वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, उत्पादक वस्तुएं भी आपकी दो प्रकार की होती है। जैसा कि आप जब अपनी किताब में पढ़ते तो बहुत सारी लिखी, एक उत्पादक, एक उपभोग उत्पादक वस्तुएं, दो उपभोग है, ऐसे पर आपको यही पढ़ना है। यहाँ पर दो वस्तुओं को प्रयोग कर, एक होती है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरी होती है गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। आई बात समझ में? उत्पादक वस्तुएं क्या होती है? होती मध्यवर्ती वस्तुएं, एक क्या होती है पूंजीगत वस्तुएं। आई बात समझ में? अब सबसे जरूरी चीज ये समझना है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता कई बार उपयोग करता है। जैसे कार खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद लिया, कपड़े खरीद लिया, तो इनका क्या एक बार उपयोग करने के बाद समय खत्म हो जाती है क्या चीजें? नहीं, इनका बार बार क्या करते हैं आप उपयोग करते हैं। तो कौन सी वस्तुएं कहलाएंगी? टिकाऊ, ड्यूरेबल गुड्स कहलाएंगे, जिनका बार बार क्या करते हैं आप यूज करते हैं। गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है? गैर टिकाऊ मतलब एक बार उपयोग करने के बाद उसकी क्या हो जाती है? आप दोबारा उसको उपयोग नहीं कर सकते। जैसे आपने कोई खाना खा लिया, मिल्क उपयोग कर लिया, तो क्या दोबारा उपयोग करने? दोबारा उपयोग कर उसका नहीं किया जाता। एक बार उपयोग करने के बाद उसकी क्या हो जाती है? वो खत्म हो जाती है। बात सब्जी को एक बार उपयोग किया, उसकी क्या हो गई? मतलब खत्म हो गई। क्लियर हो गई बात? तो कौन सी वस्तुएं कहलाती है? गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। समझ में आई? उपभोक्ता टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है? जिनका कई बार उपयोग किया जा सकता है, उसी का बोलेंगे टिकाऊ। और जिनका एक बार उपयोग करने के बाद क्या हो जाएगा? उनकी सीमा क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो क्या कहलाएंगे आपकी? गैर टिकाऊ। इसके बाद मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है? एक उत्पादक के लिए मध्यवर्ती वस्तु क्या हो सकती है? एक उत्पादक के लिए मध्यवर्ती वस्तु का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिस वस्तु का उपयोग करके उत्पादन कर रहा है। जैसे लकड़ी, एक फर्नीचर व्यापारी के लिए कौन सी वस्तु है? मध्यवर्ती वस्तु है। उस मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग करके वो क्या कर रहा है? फर्नीचर बना रहा है। तो उसके लिए स्टॉक क्या हुआ? लकड़ी क्या हुई उसके लिए? मध्यवर्ती वस्तु है। जैसे एक होटल वाले के लिए मिल्क क्या है? अंतिम वस्तु है क्या? नहीं, मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स है। वो होटल वाला उससे चाय बनाएगा या फिर कुछ भी बनाएगा तो उसका रूप तो परिवर्तित करेगा और उसकी वैल्यू क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगी। तो कौन सी वस्तु कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु। तो यहाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम वस्तु क्या है और मध्यवर्ती वस्तु क्या है। इन दोनों को थोड़ा समझ लीजिए कि भैया अंतिम वस्तुएं क्या होती है और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है। ध्यान समझिएगा कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मध्यवर्ती वस्तुएं, इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स। अब जरा ध्यान देना, जितनी भी वस्तुओं का उपयोग, गौर से बात पूछने का, जितनी भी वस्तुओं का उपयोग उपभोक्ता के द्वारा किया जाएगा, मैंने क्या बोला? जितनी भी वस्तुओं का उपयोग उपभोक्ता के द्वारा किया जाएगा वह अंतिम वस्तुएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अंतिम वस्तुएं कहलाएंगी। ऑल दोज गुड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द कंज्यूमर, यूज्ड बाय द कंज्यूमर, दैट इज अ फाइनल। वो सारी की सारी कौन सी गुड्स कहलाएंगी? फाइनल। कौन सी वस्तुएं कहलाएंगी? अंतिम वस्तुएं। तो चाहे टिकाऊ वस्तु उपयोग करें चाहे गैर टिकाऊ वस्तु उपयोग करें, कौन सी गुड्स कहलाएंगी? आपकी फाइनल गुड्स। कौन सी गुड्स कहलाएंगे? फाइनल गुड्स। बात समझ में आई? यदि एक उपभोक्ता दूध का उपयोग करता है तो उसके लिए क्या है? अंतिम वस्तु। वो चाहे चाय बनाए चाहे खीर बनाए, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उससे धंधा तो नहीं कर रहा हो, अपने स्वयं के उपयोग के लिए कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो? अंतिम वस्तु। बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखिए, मध्यवर्ती वस्तु तो अलग से टॉपिक लिखा हुआ है। पूंजीगत वस्तुएं सारी की सारी कौन सी वस्तुएं होती हैं? फाइनल गुड्स होती हैं। कौन सी गुड्स होती हैं? फाइनल गुड्स होती हैं। जैसे एक व्यापारी ने मशीन खरीद लिया, फर्नीचर के व्यापारी ने मशीन खरीदा, तो मशीन किस उद्देश्य से खरीदा? फर्नीचर बनाने के लिए। तो फर्नीचर बनाने के लिए खरीदा ना, तो उसके लिए मशीन कौन सी वस्तु है? अंतिम वस्तु। लेकिन यदि उसी फर्नीचर के व्यापारी ने क्या खरीदा? लकड़ी। लकड़ी किस उद्देश्य से खरीदा? वापस बेचने के लिए। तो लकड़ी का रूप परिवर्तित होगा और फिर दोबारा क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। तो क्या बनेगी उससे? फर्नीचर।
बात समझ में है? तो उसके लिए कौन सी वस्तु है? मध्यवर्ती वस्तु है। इसी प्रकार से यदि कोई उपभोक्ता कंज्यूमर लकड़ी खरीदता है तो लकड़ी किस लिए खरीदता है? जलाने के लिए, ठंड में, या कुछ भी करने के लिए वो करे, उससे कोई मतलब नहीं। यदि उपभोक्ता ने किसी वस्तु को खरीदा है तो क्या है? अंतिम वस्तु। हमको ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, बात समझ में आई? हमको ये क्लैरिफाई करनी है कि वस्तु खरीद कौन रहा है। यदि उत्पादक ने खरीदा तो पहले दो चीज क्लैरिफाई करेगी, पूंजीगत वस्तु है कि मध्यवर्ती वस्तु। यदि पूंजीगत वस्तु है तो कौन सी वस्तु होगी? अंतिम वस्तु। यदि मध्यवर्ती वस्तु है तो फिर मध्यवर्ती वस्तु है। बात समझ में आई कि नहीं है? यदि उपभोक्ता खरीद रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है, तो सारी वस्तुएं क्या है? अंतिम वस्तु। वहां मध्यवर्ती वस्तु वाला कोई कॉन्सेप्ट होता भी नहीं। बात समझ में आई ना? वो चाहे उसका जैसे भी उपयोग करे। जैसे उपयोग करने का मतलब ये कि वो भाई बेच तो नहीं रहा, उसने यदि दूध खरीदा तो अपने स्वयं के उपयोग के लिए खरीदा। चाय बनाए, खीर बनाए, उससे हमारा क्या मतलब? दही बनाए, कोई मतलब नहीं। पर होटल वाले ने क्यों खरीदा? होटल वाले दूध को रूप परिवर्तित करेगा, फिर चाय बना के बेचेगा। चाय बना के बेचने से क्या होगा? वैल्यू एडिशन होगा ना, पैसे का क्या होगा? वैल्यू एडिशन। बात समझ में? उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए कौन सी वस्तु कहलाई? मध्यवर्ती वस्तु। समझ में? तो उपयोग भी बहुत जरूरी है कि वस्तु का उपयोग कर कौन रहा है? उत्पादक कर रहा है कि उपभोक्ता कर रहा है? उपभोक्ता करेगा तो सारी की सारी वस्तुएं क्या होंगी? अंतिम वस्तुएं। उत्पादक करेगा तो एक वस्तु, ये तो पूंजीगत वस्तु होगी, ये तो मध्यवर्ती वस्तु। बात समझ में आ गई? यदि पूंजीगत वस्तु है तो कौन सी वस्तु है? अंतिम वस्तु। और यदि मध्यवर्ती वस्तु तो मध्यवर्ती वस्तु है। समझ में आ गई बात? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? अगली चीज, यह डिफरेंस क्या होता है? अंतिम वस्तुओं पे और मध्यवर्ती वस्तुओं में क्या अंतर पाया जाता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर होता? अंतिम वस्तु में वह वस्तुएं होती हैं जो अंतिम रूप से उपयोग की जाती है, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं होता। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जो दोबारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाती हैं। दोबारा क्या करते हैं? उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? दूसरी चीज, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को, रट लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम। लेकिन अंतिम वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या अंतिम वस्तुओं के मूल्य में राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता? किया जाता है, परंतु मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। आई बात समझ? तो फाइनल गुड्स की वैल्यू एड ऑन होगी और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू एड ऑन नहीं होगी, नहीं जोड़ी जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? इसके बाद अंतिम वस्तुएं सीधे उपयोग की जाती, उपभोग की जाती है, उसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। मध्यवर्ती वस्तुओं क्या होता है? रूप का परिवर्तन होता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो 3-4 अंतर आप लोग देख लीजिएगा। मैंने बता दिया किस प्रकार से होगा। कोई समस्या आप लोगों को? मैंने लिखा भी है कि अंतिम वस्तु और उपभोग मध्यवर्ती वस्तुओं में क्या अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न, मेरा प्रश्न आप लोगों से, क्या कारण है कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया? बोल रहे हो? यस, दोहरी गणना की समस्या हो जाती है। राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना हो जाती है। क्या हो जाती है? राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना हो जाती है। यदि आप मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे तो उससे क्या होगा? राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना हो जाएगी। तो राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। मैं एग्जाम्पल क्लियर करता हूँ। कल वाला आप एग्जाम्पल दिमाग में होगा, ध्यान से रखिएगा। ये क्या है बेटा? जंगल। याद है कि नहीं याद? याद है। ये है व्यक्ति लकड़हारा, ये है बेटा फर्नीचर की शॉप जहां फर्नीचर बनता है, ये है बाजार, मार्केट। अब ध्यान समझिए। इस लकड़हारे ने इस जंगल से क्या काटा? लकड़ी काटा। लकड़ी काट के कहां ले गए? वो फर्नीचर की शॉप में। इस फर्नीचर की शॉप में इसने 10,000 रुपए में लकड़ी बेच दी। कितने में बेचा? तो इसके पास कितनी कैश आ गई? 10,000 रुपए इसके पास आया नहीं आया? अब क्या हुआ? आगे बात सुनिए। अब इस फर्नीचर के शॉप वाले ने क्या किया? इस लकड़ी से क्या बनाया? फर्नीचर। क्या बनाया? फर्नीचर। और इस फर्नीचर को बनाने के बाद इसने 25,000 रुपए में बाजार में बेच दिया। कितने पे बेच दिया? 25,000 रुपए में बाजार में बेच दिया। बात समझ में आई?
फिर क्या किया बाजार ने इसमें 5,000 अपना प्रॉफिट जोड़ा और 30,000 रुपए में किसको बेच दिया? कस्टमर को, कंज्यूमर को बेच दिया। बात समझ पा रहे? समझ पा रहे? अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। इसने कितना पैसा कमाया? 10,000। इसने कितना पैसा कमाया? 25,000। इसने कितना पैसा लिया? 30,000 लिया। बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो टोटल कितना पैसा हो गया? 30, 25 कितना हो गया? 55, 10, 65,000 रुपए। यदि आप मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को भी लेंगे तो 65,000 रुपए राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल हो जाएगा। ये 10,000 इसकी इनकम बताएगा, 25,000 इसकी और 30,000 इसकी। इस प्रकार से कितनी हुई? 65,000। पर आवश्यक रूप से ऐसा हुआ नहीं, ध्यान दें। इसको कितना पैसा मिला? 10,000 मिला कि नहीं मिला? तो पहले व्यक्ति को कितना मिला? 10,000। ये बात आप समझ गए। दूसरे व्यक्ति को कितना मिला? 15,000। 25 तो नहीं मिला क्योंकि 10 उसने पहले दे चुका था, तो इसने कितना वैल्यू एड ऑन किया? 15,000। तीसरे व्यक्ति को कितना मिला? 5,000। टोटल करिए कितना हो रहा है? 30,000। अंतिम वस्तु का मूल्य भी कितना? बात समझ पा रहे हैं? तो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भैया मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को लेने की आवश्यकता ही नहीं। यदि आप अंतिम वस्तुओं के मूल्य को आप जोड़ रहे हैं तो वैसे भी सब जुड़ जाएगा। किसको कितना कितना पैसा बटा वो अपने आप जुड़ जाएगा, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में शामिल होगा। जरा देखिए ना आप लोग, अंतिम वस्तु का मूल्य कितना है? 30,000 और सबको पैसा टोटल मिला कितना मिला? 30,000। तो क्या मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में जोड़ना चाहिए? नहीं जोड़ना चाहिए। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? समझ में आया क्या कारण है? क्योंकि इससे क्या हो सकती है? राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना हो सकती है, डबल काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, जो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं। अब इनकम जनरेशन कितना हुआ? 30,000 हुआ। हम दिखा देता है 65,000। तो क्या देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? इनकम का जनरेशन 10,000 ही हुआ है ना भाई साहब, 30,000 ही तो हुआ है। समझ में आई बात की नहीं है? इसलिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है? राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना हो जाती। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? कोई समस्या नहीं? एक बार पूरे ध्यान देंगे। वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2। उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तु कितनी कैटेगरी है? 2। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं आप समझ ही गए होंगे, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं भी समझ गए, जिनका एक बार उपयोग करने के बाद क्या हो जाती है? उपयोगिता नष्ट हो जाती है। आई बात समझ में? जिनका आप कई बार कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। क्लियर हो गई? सारी की सारी उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है? अंतिम वस्तु। क्या होती है? अंतिम वस्तु। यदि उपभोक्ता ने किसी वस्तु का उपयोग किया तो सारी की सारी उपभोक्ता वस्तुएं क्या है? अंतिम वस्तु। उत्पादक वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? 2। मध्यवर्ती वस्तुएं और पूंजीगत वस्तु। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है? समझ में आया? ठीक है ना? जो दोबारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाएगी, प्रयोग की जाएगी। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? जो वस्तु के उत्पादन में सहायक होती, मशीन, आई बात समझ में? प्लांट, ये क्या होते हैं? दोबारा वस्तु के उत्पादन में सहायक होती कि नहीं होती? तो ये कौन सी वस्तु है? पूंजीगत। पूंजीगत वस्तु में कौन सी वस्तुएं होती है? अंतिम वस्तुएं होती है। बात समझ में आई कि नहीं है? मध्यवर्ती वस्तु मैंने बता दिया। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर होता है। अंतर समझ में आ गया? अंतिम वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करते, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते ये मैंने बता दिया। कारण क्या होता है? ये प्रश्न यदि पूछा जाए कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों नहीं किया जाता, समझाइए, या फिर राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना क्या होती है, समझाइए। तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से बात क्लियर कर सकते हैं। ये वाला उदाहरण ले सकते हो, आपके दिमाग में कोई दूसरा उदाहरण है तो उसको भी ले सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं है? कोई समस्या आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम? तो ये अपन ने पढ़ लिया, कोई दिक्कत? अब कहानी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भैया अंतिम वस्तु पूंजीगत वस्तुओं के बाद एक देश की घरेलू सीमा क्या होती? एक देश की घरेलू सीमा क्या होती, इसको समझने का प्रयास करें। आपको पता है देश की घरेलू सीमा क्या होती? कोई बताना चाहेगा? मैं घरेलू सीमा की बात करूं, जीडीपी तो बात करती हूँ।
एक देश की घरेलू सीमा क्या होती है? भैया मान लीजिए, नक्शे पे हंसिएगा नहीं आप लोग, जैसा भी बना रहा हूँ आप लोग समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? बहुत बढ़िया है। नहीं, मेरा लक्ष्य ऐसा नहीं है, क्या जियोग्राफी नहीं मैंने पढ़ा है, जियोग्राफी पढ़ा होगा तो बना देते और अच्छा बना सकता था, पर हो गया जैसा भी है, आप लोगों को समझाने के लिए बना, ठीक है ना? तो भौगोलिक सीमा क्या होती है? भौगोलिक सीमा का मतलब हुआ, ये तो राजनीतिक सीमा आपको दिखाई दे रही है। कौन सी सीमा है? आपने बचपन में देखा होगा कि दो प्रकार के वो आते हैं मैप। एक क्या होते हैं, एक क्या होता है, एक जिसमें राजनीतिक सीमा दिखाई जाती है, पॉलिटिकल लाइन्स जिनको बोलते हैं, एक जियोग्राफिकल लाइन्स दिखाई जाती है, भूगोल की लाइन दिखाई जाती है। तो यदि केवल मैप में इतना ही है तो कौन सी सीमा है? राजनीतिक सीमा। कौन सी सीमा है? राजनीतिक सीमा कहलाती है। आई बात समझ में? तो इस राजनीतिक सीमा के अंदर जितने भी क्षेत्र होंगे वो सारी किसमें आएंगे? घरेलू सीमा के अंतर्गत आएंगे। कुछ भी काम होगा सब घरेलू सीमा के अंतर्गत आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? ये तो साधारण सी बात है कि भैया एक देश की राजनीतिक सीमा के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, पॉलिटिकल लाइन्स को बोलते हैं, जितनी भी चीजें होंगी इन सबको शामिल किया जाए किसमें? घरेलू सीमा में। कुछ चीजें और एड ऑन होती हैं। क्या क्या एड ऑन होती हैं? तो क्या क्या इसमें और जोड़ा जाता है, इसको देख लेते हैं। पहला, दो या दो से अधिक देशों के बीच देश के निवासियों द्वारा चलाए गए पानी के जहाज व हवाई जहाज। अब ध्यान सुनिएगा, ये मान लीजिए अमेरिका, अमेरिका इसमें हाईलाइट भी है तो इसलिए मैं अमेरिका का नाम और अच्छे ले सकता हूं, अमेरिका। दो या दो से अधिक देशों के बीच। तो घरेलू सीमा में क्या होता है, कुछ दूर तक का पानी भी हमारा क्षेत्र का भाग ही माना जाता है। आपको पता होना चाहिए, उसका हेक्टेयर कुछ पार्ट होता है, मुझे याद नहीं, ऐसा कुछ दूर तक का पानी आपको पता होना चाहिए हमारा समुद्री क्षेत्र यहाँ से घिरा हुआ है, यहाँ से समुद्र घेर से घिरे हुए हैं। ऊपर बस से अफगानिस्तान पाकिस्तान लगते हैं हमारे, नीचे से समुद्र से घिरे हुए हैं। आई बात समझ में? यहाँ हिंद महासागर, प्रशांत महासागर से घिरे हुए हैं, ठीक है ना? फिर बीच में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बीच में ही इंडिया से बाहर बना हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पर वो हमारे क्षेत्र का भाग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारे दायरे में आ रहा है। आई बात समझो? तो राजनीतिक सीमा के साथ साथ, जो भी राजनीतिक सीमा है उसके साथ साथ कुछ दूर तक का वाटर, पानी भी हमारे क्षेत्र का ही भाग माना जाता है। आपने कभी सुना होगा कि भैया भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, कुछ दिन पहले न्यूज आई थी ना? आई बात समझ में? एक नदी यहाँ से जाती पाकिस्तान के लिए, भारत का क्षेत्र कहीं यहाँ पाट रहा है तो बंद कर दिया भाई, क्यों जाए पानी, हमारे दुश्मन पानी क्यों पिए? आई बात समझ में? फिर में चला गया तो फिर मामला सुलझ गया, जैसा भी हुआ, पर कुछ दूर का पानी भी हमारे क्षेत्र में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सबसे जरूरी चीज, जहाज और हवाई जहाज चलाए किसके द्वारा जा रहे हैं? यदि हमारे भारत के लोग के द्वारा कोई जहाज या हवाई जहाज चलाए जा रहे हैं इस पानी में, तो किसकी सीमा का भाग माना जाए? हमारी सीमा का भाग माना जाए। यही चीज इसमें लिखी हुई है, देश के दो या दो से अधिक देशों के बीच देश के निवासियों द्वारा चलाए गए, निवासी समझ पा रहे, जो हमारे देश के निवासी हैं, चलाए गए जहाज या हवाई जहाज। जैसे मान लीजिए कि भैया एक हवाई जहाज है इंडिगो, इंडिगो कहाँ दिया कि अब इंडिगो वाले अमेरिका तक जहाज ले गए तो ऊपर ऊपर उड़ रही है, तो ऐसा माना जाएगा जो जहाज के अंदर का पार्ट है वो क्या हमारी भौगोलिक सीमा, जहाज के अंदर तक, जहाज के बाहर का नहीं। अमेरिका में तो अमेरिका का भाग होगा, पर जहाज के अंदर जितना लोग है वो कहाँ माना जाएगा कि इंडिया का भाग। बात समझ में आई कि नहीं है? इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है बेटा जिसपे देश के दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान जो कि विदेशों में स्थित है। दूतावास समझते हैं क्या होते हैं? दूतावास का मतलब इनको एम्बेसीज बोलते हैं। एम्बेसी, हर देश के एम्बेसी दूसरे देशों में रहते हैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे देशों में। आई बात समझ? मान लीजिए अमेरिका का कोई एम्बेसी, तो इंडिया का एम्बेसी अमेरिका में रहता है, अमेरिका की ये बिल्डिंग है, यहाँ एम्बेसी को काम रहता है इस बिल्डिंग के लिए। तो ये जो बिल्डिंग है ना वो अमेरिका की बिल्डिंग नहीं मानी जाएगी, इंडिया की बिल्डिंग मानी जाएगी, क्योंकि कौन रहता है यहाँ पास? इंडिया का दूतावास रहता है। आई बस उतने स्थान पे जितने स्थान में बिल्डिंग बनी हुई है इसमें वो निवास करता है, किसका माना जाएगा भाग? इंडिया का।
क्या माना जाएगा, घरेलू सीमा मानी जाएगी। इसी प्रकार से यदि अमेरिका का कोई व्यक्ति, दिल्ली में बने होते हैं एम्बेसी ऑफिस, यहाँ रहता है, तो जो ऑफिस है जितने में अमेरिका का व्यक्ति रह रहा है वो कहाँ का भाग माना जाएगा, अमेरिका, इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। आई बात समझ। वाणिज्यिक दूतावास क्या होते हैं भाई साहब, कॉमर्शियल एम्बेसीज क्या होते हैं। कॉमर्शियल एम्बेसीज का मतलब होता है ऐसे में जो व्यापार से लेन देन से संबंधित बातें करते हैं। WTO का नाम सुना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो किससे संबंधित बातें करता है कि कैसे व्यापार को हम सुलझा सकते हैं और व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं, सब बातों की बात होती है। तो वो भी जिस क्षेत्र में रहेगा किसका भाग माना जाएगा, भारत का, यदि भारत का। आई बात समझ। और सुनिए ध्यान से, यदि मान लीजिए भारत के लोग अमेरिका में ट्रेनिंग लेने गए, भारत के सैनिक अमेरिका में ट्रेनिंग लेने गए और ट्रेनिंग इस जगह पर हो रही है, इस क्षेत्र में ट्रेनिंग हो रही है और इस क्षेत्र में भारत वालों का तंबू गड़ा हुआ है। तो जिस क्षेत्र में उनकी ट्रेनिंग हो रही है, भारत वालों का तंबू गड़ा हुआ है, वो क्षेत्र किसका भाग माना जाएगा, इंडियन टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ना कि अमेरिकन टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। आई बात समझ। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, चीजें इंक्लूड होती है उसमें। ओके। इसके बाद मछली पकड़ने वाली नौकाएं, तेल और प्राकृतिक गैस यानी तैरते प्लेटफॉर्म जिनका उस क्षेत्र के जल में प्रयोग किया जाता है। यदि हमारे जल क्षेत्र के अंदर ऑयल रिफाइनरी लगी हुई है, आपको पता हो कि ऑयल रिफाइनरी जल क्षेत्र के बीच में लगी है। आई बात समझ। यहाँ कहीं आप नहीं लगा सकते ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइन करने के जल क्षेत्र का मध्य ही होना चाहिए जहाँ क्या ऑयल रिफाइन आप कर सकते हैं। जब जल का लगाव हो तभी बहाया जा सके आसानी से। तो जहाँ ऑयल रिफाइन होता है पर हमारे जल क्षेत्र के भाग में आना चाहिए। यदि हमारे जल क्षेत्र के बाहर का भाग है तो फिर इसको कंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपने बताया 320 किलोमीटर तक का जल क्षेत्र हमारा माना जाएगा, वो हमारे अंदर ही आएगा। क्लियर होगी बात। क्या क्या मैंने बताया, पुनः एक बार ध्यान सुन लें। यदि भारत को कोई व्यक्ति जहाज या हवाई जहाज चला रहा है, भारत का निवासी होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडियन कंट्री, नॉट फॉर अदर कंट्री, तो वो कहाँ का भाग माना जाएगा, इंडियन रेसिडेंट। इसी प्रकार से यदि कोई भू स्थान, तो राजनीतिक सीमा तो आएगी ही आएगी। दूसरा क्षेत्र मैंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति, यदि एम्बेसी जिसको बोलते हैं, आई बात समझ में, या तो वाणिज्यिक या फिर सैन्य जो भी हो एम्बेसी, उन सारे एम्बेसीज को इसमें शामिल किया जाएगा जो विदेश में भले रहते पर अपने देश की कंट्री में माना जाएगा। आई बात समझ में। फिर मैंने बताया आपको यदि कोई मछली पकड़ने वाली नौकाएं हैं, हवाई जहाज, तो इसको भी क्या किया जाएगा, हमारे भारत क्षेत्र के पानी में आते इसको शामिल किया जाए। किस सीमा में, राजनीतिक सीमा में। आई बात समझ में। इस चीज का कॉन्सेप्ट अभी समझेंगे, जीडीपी आप लोग समझाने चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि कहाँ की इनकम है। आई बात समझ में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है ये समझ में आया कि नहीं है। एक जैसी घरेलू सीमा क्या होती है, तो घरेलू सीमा क्लियर हो गई। ये पूछा कम जाता है पर जीडीपी समझने के लिए आवश्यक होता है इसको कि भैया क्या होता है जीडीपी, कैसे आप समझ सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब आगे बात करते हैं। तो समझ में आ गया क्या होता है एक देश की घरेलू सीमा, टेरिटरी ऑफ, आयो समझ में, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या क्या होती है। अब बात करते हैं दो चीजों की। एक होता है बेटा जी रेसिडेंस और एक होता है सिटीजन, नागरिकता और निवासी। क्या अंतर है दोनों में बताइए। एक होता है व्यक्ति निवासी, इसको बोलते हैं रेसिडेंस, एक होता है बेटा नागरिकता, सिटीजनशिप। निवासी और नागरिकता में क्या अंतर है, रेसिडेंस और सिटीजन में क्या अंतर है, नागरिकता क्या होती है और निवासी कौन होता है, पता है? अब ध्यान से बातों को सुनिए। पहले समझते हैं नागरिकता। नागरिकता एक प्रकार का लीगल कॉन्सेप्ट है, वैधानिक प्रक्रिया। यदि आपने किसी देश की वैधानिक प्रक्रिया का पालन कर दिया, क्या पता है, यदि किसी देश की वैधानिक प्रक्रिया का पालन आपने कर दिया तो आप उस देश के नागरिक बन सकते हैं, उस देश के नागरिक बन सकते हैं। जैसे कुछ समय पहले आपने सुना होगा अक्षय कुमार कनाडा की नागरिकता की हुई। अक्षय कुमार, हालांकि उन्होंने बोला कि हम नहीं, हम हटा दिए वहां से, पर अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता है। आई बात समझ में। शाहरुख खान के पास सऊदी अरब, आपने सुना यूएई की उसके पास नागरिकता। होता क्या है, वहां का नागरिक है, निवासी नहीं। निवासी कौन होता है,
जिस स्थान पर आप रहते हैं, निवासी होने के लिए 180 दिन रहना उस क्षेत्र में जरूरी है जिस क्षेत्र पे रहे। यदि अमेरिका कोई व्यक्ति 1 साल से ऊपर हमारे यहाँ रह रहा है तो नागरिक तो नहीं कहलाएगा, पर हमारा जिसका निवासी कहलाएगा, क्योंकि वो यहीं रह रहा है, यही खाना खर्चा कर रहा है, पूरा का पैसा यहीं लगा रहा है, तो क्या कहलाएगा? निवासी, ना कि नागरिक। नागरिकता के लिए क्या होना चाहिए? कौन से कानून का पालन करना आवश्यक है? लीगल। वहां की यदि आप लीगलिटी को आप पूरा पालन कर देते, वैध कानून जो बना हुआ है, तो आप वहां के नागरिक बन सकते हैं। समझ में आई? तो आप नागरिक 2 देशों में बन सकते हैं, नागरिकता में ऐसा कोई फर्क नहीं, पर निवासी एक समय पर आप एक ही स्थान के हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? निवासी रेसिडेंशिप जो है वो एक समय पर आप एक ही समय के एक ही देश के हो सकते हैं। यदि आपने कनाडा में 300 दिन रहे तो वहां के आप निवासी हो गए, यदि इंडिया में 180 दिन से ऊपर रह गए तो यहाँ के निवासी हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? पर निवासी वाले कॉन्सेप्ट में कुछ लोगों को शामिल नहीं किया जाता, कुछ लोगों को शामिल नहीं किया जाता। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति स्टूडेंट भारत में पढ़ने आए अमेरिका से, तो पढ़ के क्या हो जाएगा? चला जाएगा, तो उसको निवासी आप काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा है उसका? यहाँ से। तो यहाँ खर्च हो। आई बात समझ? दूसरी चीज यदि मान लीजिए कोई इलाज कराने आ रहा है हमारे देश में, इलाज करा क्या हो जाएगा? चला जाएगा, तो उसको आप निवासी में काउंट नहीं कर सकते। अमेरिका के लोग घूमने आ गए, घूम के 8-10 दिन 15 दिन में चले गए, तो आप इसको शामिल नागरिक में निवासी में नहीं कर सकते। निवासी के लिए जब इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, यदि आपने किसी देश में 180 दिन या उससे ऊपर रहे तो उस देश के आप निवासी माने जाएंगे। पर आपने इनकम कमाया भी होगा, इनकम खर्च भी किया, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब जैसे स्टूडेंट होते, कमाते थोड़ी बेचारे, यहाँ पढ़ रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? बाहर से, तो उसको भी शामिल नहीं किया जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? तो निवासी होने का मतलब समझ में आया कि नहीं? तो निवासी आप एक समय पर एक ही स्थान के हो सकते हैं, पर नागरिक 2 जगह पर हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? नागरिक कौन सा कॉन्सेप्ट है? लीगल, वैधानिक कॉन्सेप्ट। यदि आपने किसी के वैध कानून का पालन कर दिया, भैया आप क्या बन गए? वहां के नागरिक बन गए। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये याद रहेगा, निवासी क्या होता है और नागरिक क्या होता है। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई समस्या? तो निवासी में क्या क्या चीजें मैंने बताई, क्या क्या चीजें? विदेश नागरिक जो एक देश के पर्यटन या इलाज के लिए आते हैं तो उसको निवासी में शामिल नहीं किया जाएगा। विदेशी जहाजों के सदस्य, व्यवसायिक यात्री या मौसमी श्रमिक, मौसम में काम करने, जैसे भी आप आए होंगे, नेपाल के कुछ लोग यहाँ लगाते हैं काम दाम, लगाए, कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे? चल जाएंगे। पर नेपाल अपना ऐसी व्यापारिक देश है, बहुत आस पास है, तो उसको कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है ना? आपको पता हो कि नेपाल जाने के लिए आपको वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप ऐसे घूम के आ सकते हैं। यहाँ से जाएगी गोरखपुर के आगे कहीं पड़ता है उस स्थान, वहाँ से घुस जाइए नेपाल में, घूम फिर के चलिए, कोई वीजा की आवश्यकता नहीं। आई बात समझ में? आपकी करेंसी भी वहाँ से मजबूत है, तो वहाँ आप जाएंगे तो आपको 150 मिलेगी, 100 रुपये आप देंगे, वहाँ करेंसी भी आपकी मजबूत है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो महंगाई है वहाँ, आपको चाय मिलेगी 30 रुपये की, यहाँ 5 रुपये 10 रुपये की मिलेगी, तो वहाँ चाय आपको 30 रुपये की मिलेगी। मतलब वही है कहने का। पर आप चाहें तो घूमना चाहें घूम सकते हैं, अच्छा क्षेत्र है, मैं घूम के आया हूँ पिछले साल, मुझे पता है। ठीक है? इसके बाद विदेशी राजदूत, प्रशासनिक अधिकारी और सैन्य बल के सदस्य। विदेशी राजदूत जो यहाँ रहते हैं उनको आप नागरिक में शामिल नहीं करते, तो रहते तो यहाँ विदेश में, व्यक्ति यहाँ रहते तो यहाँ है, पर काम किसके लिए करते? अमेरिका के लिए करते। पैसा कौन देता उनको? अमेरिका देता, तो हमारे यहाँ के निवासी नहीं कहलाएंगे। प्रशासनिक अधिकारी या सैन्य बल के सदस्य कोई भी हो। क्लियर है? विदेश के होते, इंडिया के नहीं, विदेश। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि के कार्यरत विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक, इंडियन नागरिक, इंडिया के तो शामिल किए जाएंगे, विदेशी नागरिक में शामिल नहीं किए जाएंगे। ये समझ में आ गया आप लोग? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है। इसके बाद अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। एक होती बंद अर्थव्यवस्था, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। क्या होती है बंद अर्थव्यवस्था? आप लोग जानते हैं, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं करती। आई बात समझ में? इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती, उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। जैसे कौन सा देश हो सकता है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया बंद अर्थव्यवस्था का बेस्ट एग्जाम्पल है। और खुली अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों से क्या करते हैं? आयात निर्यात करते हैं, उनको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है ओपन इकोनॉमी। जैसे हमारा देश दूसरे देश का आयात निर्यात करता है, ग्लोबल इकोनॉमी है हमारे देश की, हम दूसरे देश से वस्तुओं आयात निर्यात आराम से कर सकते हैं, तो उसको शामिल किया जाए खुली अर्थव्यवस्था में। समझ में आ गया? एक होता है बंद अर्थव्यवस्था, एक क्या होता है? खुली अर्थव्यवस्था। चलिए भाई साहब,
तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले ये बताइए आप लोग मेरे को, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? आज अपन ने क्या क्या पढ़ा मैं आपको पुनः रिकॉल करा देता हूँ एक बार। मैंने बताया वस्तुएं कितने प्रकार की मैंने बताई भैया? 2 प्रकार की वस्तु मैंने आपको बताया, उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर। क्या होती है कंज्यूमर गुड्स? 2 प्रकार की, जो भोक्ता उपभोग करता है। एक होती है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, दूसरी गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। समझ में आ गया? जिनका एक बार उपयोग करने से उपयोगिता नष्ट हो जाएगी वो गैर टिकाऊ है, जिनका बार बार उपयोग कर सकते हैं वो क्या? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। ये सारी की सारी वस्तुएं क्या होती है? अंतिम वस्तुएं। फिर अपन ने क्या पढ़ा? उत्पादक वस्तु कितनी होती हैं? 2। कौन कौन सी? मध्यवर्ती वस्तुएं और पूंजीगत। मध्यवर्ती वस्तुएं समझ में आई क्या होती है? पूंजीगत वस्तुएं कैपिटल गुड्स समझ में आई क्या होती है? फिर मैंने बताया अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर होता है। सबसे जरूरी पॉइंट जो याद रखना है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया, नॉट इंक्लूडेड इंटरमीडिएट गुड्स इन द नेशनल। ओके, बट फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। इस पॉइंट को मत मिस करिएगा, दिमाग में रखिएगा। आई बात समझ में? फिर मैंने बताया कि भैया मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों नहीं करते, उसके पीछे कारण भी मैंने बताया। एक एग्जांपल से बात भी क्लियर कर दी कि यदि आप मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करते तो उससे क्या होगा? राष्ट्रीय आय की दोहरीकरण, डबल काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, जो किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। समझ में आ गई बात? इसके बाद अगली चीज क्या है? फिर मैंने क्या बताया आपको? बताइए क्या बताया? एक देश की घरेलू सीमा। तो घरेलू सीमा मैंने आपको बताया राजनीतिक सीमा आएगी। दूसरा क्या आएगा? कुछ क्षेत्र का जल क्षेत्र भी हमारे क्षेत्र में आएगा। इसके बाद मैंने क्या बताया कि भैया यदि एम्बेसीज, हमारे देश के एम्बेसी विदेश में रहते तो वो भी किसका भाग माना जाएगा? हमारे देश की सीमा का ही भाग माना जाएगा। ओके, ये सारी कहानी मैंने आपको बताई। फिर मैंने बताई क्या निवासी कौन होते हैं और नागरिकता क्या होती है। निवासी नागरिकता क्लियर है? नागरिकता कैसा कॉन्सेप्ट है? लीगल। आई बात समझिए, यदि नागरिकता को आप किसी देश की पालन करते तो आप अपने नागरिक बन सकते हैं। निवासी कैसा कॉन्सेप्ट है? आई बात समझिए, आप कहाँ रहते हैं? आई बात समझिए, आपने कहीं रह लिया तो वहां पे निवासी कहलाएंगे। किनको किनको शामिल नहीं किया जाएगा? मैंने बताया पर्यटन में कोई घूमने आता है उसको शामिल नहीं करेंगे, छात्रों को शामिल नहीं करेंगे। आई बात समझिए, विदेशों के जो एम्बेसी यहाँ रहते हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। ओके, ये बात याद रहेंगी आप लोगों को? क्लियर होगी बात? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? अब आप धीरे से पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय क्या। राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा होती है? राष्ट्रीय आय को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, कन्वर्जन कैसे किया जाता है, फार्मूले। अब इस चीज को